आर्मी नर्सिंग के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आर्मी नर्सिंग के लिए ये चौथा सेट जा रहा है और इसका टारगेट है आपको यार 17 अप्रैल। वही बच्चे इस क्लास का आनंद ले पाएंगे जो पीछे वाला यार 3 वीडियो को यार सही ढंग से देख लेंगे और समझ लेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, मेहनत जमकर कीजिएगा तो सफलता भी आपको पक्का मिलेगा। और जो विज्ञान विषय है उसमें यार रट के काम नहीं चलेगा यार, समझ के ही आपको सारा चीज सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात कि 7 अप्रैल से एक जनरल बैच आपको प्रारंभ हो रहा है ऑफलाइन में, जिसका टारगेट रहेगा आरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएससी जीडी। तो जो बच्चे कमजोर हैं तो यार आप इस कोर्स को ऑफलाइन में ज्वाइन कीजिए, पक्का आपके अंदर विश्वास होगा और आपका रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं आज का यार सेशन की ओर। तो प्यारे बच्चों, देखिए, पहला प्रश्न है कि तांबे को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलेगा। तांबा को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराना है, ध्यान दीजिए, तो कौन सा गैस निकलेगा बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं गैस। अब देखो यार, जिस जिस बच्चे के दिमाग में आया हाइड्रोजन, भैया वो गलत हो गया है ना। काहे गलत हो गया कि मैंने आपको यार पिछले वाला वीडियो में बताया था कि कुछ धातु जो होता है वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है बच्चा। और वो धातु कौन कौन सा है? वो धातु यार पहला नंबर पर आपको यार तांबा, आपको यार चांदी, आपको यार पारा, आपको सोना, और 5वां धातु क्या बताया था? प्लेटिनम। तो बच्चों, आपको तांबा, चांदी, पारा, सोना और प्लेटिनम आपको यार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। और प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा तो कोई गैस क्यों निकलेगा? लेकिन अगर धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर लेता, अगर कोई धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर लेता तो बच्चों आपको निकलता हाइड्रोजन गैस। और कल ही के क्लास में तो किए थे हम लोग कि अगर कार्बोनेट, आपको कोई भी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट अगर अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो बच्चा लोग है उसमें इसमें फंसेगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के एफ उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं? देखिए, पीछे से करते जाइए, उस चीज को बार बार करवा के मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा और यार आगे बढ़ते रहेंगे। और जो रेगुलर क्लास करेगा ईमानदारी के साथ वो पक्का सीखेगा। बच्चों, परमाणु के एफ उप कक्षा में कितने कक्षक होंगे? 14, 17, 7 और 5। तो जो बच्चा 14 किया वो गलत होगा भैया। कितने कक्षक होंगे? 7। कमरा कितना होगा? 7। आप अच्छे से जान रहे हैं और सब बच्चा जान रहा है मेरा कि परमाणु के नाभिक में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बच्चों, पहला कक्षा में आपको पहला नंबर कक्षा में उप कक्षा कौन है? एस। दूसरा कक्षा में आपको यार उप कक्षा कौन है? एस और पी। और तीसरा कक्षा में रोज तक ही काम बोल रहे हैं, एस, पी और डी। और चौथा कक्षा में आपका एस, पी, डी, एफ। चौथा कक्षा में क्या? एस, पी, डी, एफ। और एस के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता कितना है? 2, क्योंकि एस के पास कमरा कितना है? 1। पी के पास कमरा कितना है? 3। और कमरा 3, हर कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने? 6। और यार डी में कमरा 5 और इलेक्ट्रॉन कितना? 10। और प्यारे बच्चों, एफ में कमरा कितना है? 7 और 7 कमरा है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको एफ में कितने होंगे? एफ में आपका
अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। तो याद रखना है बच्चों कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहला कक्षा में एस उप कक्षा, दूसरा कक्षा में एस और पी, तीसरा में sp_d और चौथा में sp_df। लेकिन बच्चों हम लोगों ने किया था यार कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में आपको सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है भैया? तो न्यूट्रॉन है। और उसके बाद तुम्हारे मन में खुद आ रहा होगा कि दूसरा नंबर पर कौन है? तो यार प्रोटॉन है। और प्यारे बच्चों सबसे हल्का कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि कक्षा और उपकक्षा वाला में कभी नहीं मात खाइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम जब जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? पहले सबसे पहले जानो कि सोडियम क्या है? धातु। क्या है? धातु। और सबसे क्या? सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु। और प्यारे बच्चों सोडियम जब सबसे मुलायम धातु है ना, और सोडियम यार क्रियाशील भी धातु है, और कोई भी धातु रहे, कोई भी अगर धातु रहे वो यार जब जल से प्रतिक्रिया कर लेगा, बाकी यार कुछ ऐसे धातु हैं जो प्रतिक्रिया करेंगे नहीं, लेकिन जो कर लेगा यार, तो हमेशा आपको गैस कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन। तो सोडियम जब जल से प्रतिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सोल्डर या टाका किसका मिश्रण है? देखो हमेशा धातु मिश्रण आपको एक पूछेगा। इस बार भी नर्सिंग में आपको यार प्रोड्यूसर गैस पूछे हुए होता। तो सोल्डर या टाका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो भैया इसमें क्या होगा? सीसा और टीन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिश्रण से क्या बना? गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग। एसिटिलीन और ऑक्सीजन से कौन सा चीज बना? गैस वेल्डिंग। और देखिए द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन से बच्चों आपका बनता है रॉकेट का ईंधन। रॉकेट का आपको यार ईंधन, और रॉकेट के ईंधन को आप क्या कहते हैं? तो नोदक। रॉकेट के ईंधन को क्या कहा जाता है? नोदक। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन से क्या बना? रॉकेट का ईंधन, जिसे हम कहते हैं नोदक। और प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से आपका यार क्या बनेगा? CO प्लस H2 मिल जाएगा। CO प्लस H2 मिल जाएगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा यार आपको यार वाटर गैस। तो CO प्लस H2 आपका कौन सा गैस बच्चों? वाटर गैस। तो याद रखेंगे धातु मिश्रण से हमेशा ही पूछा जाता है, और हमेशा ही आप सजग रहिए और मुझमानी रखिए। जितना मैं आपको करा रहा हूं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अरे वो पूछेगा जरूर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बोलो मन में, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन जो पूछा था इस बार, क्या हुआ? प्रोड्यूसर गैस। हुआ कि नहीं बच्चा? प्रोड्यूसर गैस। और भैया तांबा और जस्ता मिला तो क्या बना? पीतल। याद रखिएगा पीतल, तांबा, जस्ता, पीतल। और तांबा और टीन आपको यार मिला तो क्या बना? कांसा। तो याद रखिएगा हम लोग यार रिकॉर्डिंग क्लास भेजा करेंगे आपको। इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए तो लाइव भी आपका बिल्कुल चलेगा। लेकिन शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलेगा आप लोग, अगर रिजल्ट लेना है तब। नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम क्लोराइड में अवकरण की क्रिया कौन कर रहा है? अरे बाप, एल्युमिनियम क्लोराइड में अवकरण की क्रिया कौन कर रहा है? एल्युमिनियम कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है। एक चीज दिमाग में बैठा लो कि धातु हमेशा ऑक्सीकरण करेगा। धातु हमेशा ऑक्सीकरण करेगा और अधातु हमेशा अवकरण करेगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको यार AlCl3
इसमें धातु कौन है भाई? एल्युमिनियम। और अधातु कौन है? क्लोरीन। तो अवकरण की क्रिया कौन कर रहा है? क्लोरीन। और भारी कंफ्यूजन है, भारी कंफ्यूजन। बच्चों हम लोग के यार आवर्त सारणी में जो हम लोग का जो आवर्त सारणी है उसमें यार सर्वाधिक क्या है? धातु। 93 वो आपको यार धातु है। अब कितना धातु याद रखेंगे यार? 93 धातु हैं, 8 के करीब यार उपधातु हैं, 8 आपका यार उपधातु हैं। और बच्चों 17 धातु हैं, 17 क्या है? अधातु हैं। तो बताइए कि 93 धातु को कैसे याद रखेंगे? संभव ही नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, तांबा, पारा, ये सब क्या है? धातु हैं। अबे ज्यादातर धातु ही हैं, लेकिन 93 धातु को याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जिसको नर्सिंग में रिजल्ट लेना रहेगा बच्चा को, वो यार 17वां धातु को एकदम दिमाग में बैठा लेगा कि चलो यार पहले ये जान जाए कि 17वां धातु कौन है। तो देखो बच्चों, इस 17 धातु में आपको यार 11 है गैस अवस्था में। 11 कौन अवस्था में है? गैस में। एक है यार द्रव्य में, अधातु एक है आपको यार द्रव्य में। अब कहेगा सर द्रव्य में पारा है क्या? अरे बच्चा पारा धातु थोड़ी ना है, अब मतलब पारा धातु थोड़ी ना है, पारा तो क्या है? धातु। तो भैया अधातु जो द्रव्य है वो कौन है आपको यार? ब्रोमीन। और भैया 5 गो जो अधातु है, 5 अधातु, ये सब अधातु का बात कर रहे हैं, नॉन मेटल अधातु। 5 अधातु जो है वो आपको यार ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो 5 कौन सा धातु ठोस अवस्था में है? बिल्कुल सिंपल सा चीज, पहला नंबर पर यार कार्बन ठोस है, कार्बन के बाद यार सल्फर भाई ठोस है, सल्फर के बाद बोलो ना यार फास्फोरस, फास्फोरस आपको क्या है? ठोस है। और फास्फोरस के बाद मैं भूल रहा हूं बच्चा, हाँ याद आ गया, फास्फोरस के बाद है आपको यार आयोडीन। आयोडीन आपको यार ठोस है। और छठा में यार सेलेनियम। तो देखिए अधातु कितने हैं बच्चों आपके आवर्त सारणी में? 17। 11 क्या है? गैस। 1 क्या है? द्रव। और 5 क्या है? ठोस। तो 11, 1, 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो द्रव सिर्फ एक ही अधातु है जो कौन है? ब्रोमीन। लेकिन ठोस में आपका कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और सेलेनियम। और याद रखना आयोडीन का जो चमक होता है, जो इसके अंदर यार लाइट होता है आयोडीन का, ये आपको यार धातु की तरह है, धातु की तरह आपको क्या है? चमक है। तो जब पूछा जाए कि कौन सा अधातु धातु जैसा चमकता है, तो फट से में यार बॉल जल जाना चाहिए और दिमाग में आना चाहिए कौन? आयोडीन। बच्चों तो कितने आपको अधातु हुए? 17। द्रव्य कितना? 1। वो कौन द्रव्य? ब्रोमीन। ठोस कितना? 5। और गैस कितना? 11। और गैस में भी देखिए आपको यार, जिसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना रहे हैं इसको बनाइए। गैस में आपको याद रखना है कि गैस में यार 6 निष्क्रिय गैस, 6 निष्क्रिय गैस। अब कहेगा कि सर ये 6 निष्क्रिय गैस हमको कहां मिलेगा? मिलेगा आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में मिलेगा? तो 6 निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के 0 वर्ग, 0 वर्ग, और जिसे हम कहते हैं 18वां वर्ग। तो 6 निष्क्रिय गैस आपको आवर्त सारणी के 0 वर्ग या 18वां वर्ग में मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पहला तत्व है हीलियम, दूसरा क्या है? नियॉन, Na,
तीसरा क्या है आर्गन AR, चौथा क्रिप्टॉन, छठा जिनॉन और पांचवा जिनॉन और छठा क्या जी रेडॉन। तो देखो भाई ये है निष्क्रिय गैस और ये 6 के 6 निष्क्रिय गैस आपको क्या है तो अधातु है। पहला चीज क्या है अधातु है। तो एक प्रश्न यहां भी बना बच्चा पूछेगा कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सबसे ज्यादा अधातु है तो सीधे कहना यार 18वां, क्योंकि यार 17 गो में 6 गो तो है ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, 6 तो यही हैं। इसमें सबसे हल्का कौन है भाई, कहेगा सबसे हल्का निष्क्रिय गैस, तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस बच्चा हीलियम है ना जी, और सबसे भारी रेडॉन। लेकिन बच्चा जब पूछ ले कि कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा कौन होगा तो सबसे यार ज्यादा आपको यार आर्गन होगा, सबसे ज्यादा आर्गन। लेकिन कौन सा निष्क्रिय गैस यार सबसे कम तो सबसे कम आपका क्या होगा तो रेडॉन। मतलब क्या कि हीलियम सबसे यार हल्का, रेडॉन सबसे भारी, आर्गन सबसे ज्यादा, रेडॉन सबसे कम। और प्यारे बच्चों जो डीजे लाइट होता है और जिक 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 10 तरह से जो लाइट निकलता है उसमें यार प्रयोग किया जाता है नियॉन का। चमकीला बोर्ड में क्या प्रयोग किया जाता है तो नियॉन का। और देखो यार 6 जो निष्क्रिय गैस है जो कि अधातु है, ये 6 में सबसे अजूबा विचित्र, ये 6 के 6 निष्क्रिय गैस में ये सब कौन निष्क्रिय गैस है जो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन भैया इसमें जो ये जिनॉन वाला प्राणी है, जो जिनॉन है, इसमें कौन है जो जिनॉन है बेटा ये अजूबा है। तो पूछ ले कि अजूबा गैस कौन तो सीधे कहना जिनॉन। काहे अजूबा, क्योंकि इसका 5 भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये हल्का फुल्का प्रतिक्रिया कर लेता है। अबे समझ में आ रहा है। देखिए आपके क्लास का अटेंडेंस भाई आपके कमेंट से मैं समझ जाऊंगा कि कितना बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, और जैसे आप इंटरेस्ट लीजिएगा उतना ही मजेदार वीडियो आपके लिए डेली जाता रहेगा। तो प्यारे बच्चों जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जम के कीजिए, ताकि यार आपके लिए यार वीडियो और सिलेबस को तैयार करने का जो मतलब की प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो हम लोग के अंदर आता रहे। तो आपका यार अधातु में निष्क्रिय गैस कितना हो गया भाई 6 हो गया, और 5 साधारण गैस, 5 गैस जो साधारण निष्क्रिय नहीं है वो भी अधातु है। तो बच्चों 5 साधारण गैस में कौन कौन, तो सबसे पहले याद रखना यार फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद तो तुम कहबे करेगा कि यार क्लोरीन तो होबे करेगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन। फिर क्या बच्चों तीसरा ऑक्सीजन, फिर क्या बच्चों तीसरा ऑक्सीजन, और चौथा तो तुमने कहीं दिया, चौथा नंबर पर कहा क्या नाइट्रोजन। और प्यारे बच्चों चौथा नंबर पर नाइट्रोजन और 5वां नंबर पर क्या, चौथा नाइट्रोजन और 5वां हाइड्रोजन। तो जो इस क्लास को जरा अच्छा से देख रहे हैं फिर से एक बार जरा आ जाइए। देखिए यार अधातु जो द्रव है कितना 1, अधातु जो गैस है वो कितना तो 6 निष्क्रिय और 5, 6 5 कितना 11, और अधातु जो ठोस है वो कितने भाई 5, तो टोटल अधातु यार 5 दूनी 10, 6 16 कितना 17। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में मिलेगा। अरे भाई
ये तो हम टा से दिए थे। क्षारीय मृदा धातु किस में भाई? तो दूसरा में। और भैया पहला में क्या मिलेगा? तो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और प्यारे बच्चों 16वां वर्ग जिसको कहते हैं यार क्या, जिसमें ऑक्सीजन है, इसे ऑक्सीजन या चेल्कोजेन कहते हैं। इसे ऑक्सीजन या चेल्कोजेन 16वां। और 17वां को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजेन, है ना जी। 17वां में जितना भी आपका यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपको आयोडीन, ये सब है किस वर्ग में? हेलोजेन, है ना जी। क्या कहलाएगा? हेलोजेन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है? ग्लिसरीन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन। ग्लिसरीन नहीं भैया, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो इसका प्रयोग आपका किस चीज में हुआ? ग्लिसरॉल का तो विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग हुआ। किसके रूप में हुआ? विस्फोटक के रूप में। लेकिन याद करो, जो बच्चा शुरू से वीडियो देख रहा है और जो जड़ मैं बताया हूं आपको कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना जी, सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का परमाणु संख्या, परमाणु भार मुंह जबानी याद होना चाहिए। और धातुओं के साथ आपको यार प्रतिक्रिया वाला में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया कौन करेगा? याद करो, कैटरीना, है ना जी। क्या जी? पोटेशियम, कैटरीना ने कार मांगा, मतलब क्या जी? दूसरा क्या? सोडियम। और कार मांगा तो सीए क्या? कैल्शियम। कैस मांगा क्या जी? मैग्नीशियम। याद रखो, काम देगा। और कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे ये याद रखिएगा, तब ना एप्लीकेशन बताएंगे। मैग्नीशियम के बाद क्या भाई? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद यार जिंक। जिंक के बाद आपको यार लोहा। लोहा के बाद आपका टीन। टीन के बाद यार आपका सीसा, है ना जी। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या भाई? तो एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा। और सीसा के बाद बच्चों क्या? तो आपका यार पारा, सॉरी तांबा। तांबा के बाद यार पारा, Hg। पारा के बाद क्या? चांदी, Ag। और चांदी के बाद क्या? सोना। सोना क्या? Au। तो एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीख जाइएगा सीरीज, तो इसमें बहुत सा खेला आगे होगा। फिलहाल अभी इतना ही टास्क है कि मुंजवानी होना चाहिए अगर नौकरी लेना है तब, कि सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, तांबा, पारा, चांदी, सोना। बताओ भाई, रट ले रहोगे तभी ना, किसमें से कहीं से भी चार निकाल के दे देगा और कहेगा कि सबसे क्रियाशील कौन है, तो जो बच्चा कर ले रहा है वो गड़बड़ होगा नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस बंध को विद्युत रासायनिक बंध कहा जाता है? तो आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, इनमें से कोई नहीं। भैया देखो, रासायनिक बंध कहते हैं हम लोग आयनिक बंध को। क्या बंध को? आयनिक बंध को। अब देखिए आयनिक बंध के बारे में आज थोड़ा सा जानना है और नोट्स बना लेना है। देखो आयनिक बंध कब बनेगा, क्या कंडीशन, क्या परिस्थिति रहेगा कि आयनिक बंध बनेगा। आयनिक बंध बनने के लिए यार एक होना चाहिए धातु, पहला नंबर पर क्या भाई? धातु। और धातु का प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? अधातु। धातु का प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? अधातु, है ना जी। अब तुम लोग सब स्मार्ट हो चुका है, अगर शुरू से वीडियो देख रहा है तो स्मार्ट होना तय ही है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? दान करता है। अभी सोडियम है तो सोडियम यार, सोडियम मतलब क्या? 11 परमाणु संख्या, तो इसका यार 2, 8 और कितना 1। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 10।
और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, एक। तो सोडियम एक झुनझुना लेकर बेचैन है। तो सोडियम चाह रहा है ना कि यार एक झुनझुना जो मेरा एक्स्ट्रा है वो कोई हमसे ले ले, लेकिन लेगा कौन? जिसके पास यार कमी होगा वही तो लेगा, जो गरीब है वही तो लेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो क्यों लेगा? तो गरीब कौन होता है इलेक्ट्रॉन के मामले में? किसको लेने की जरूरत होती है? तो अधातु को। किसको बच्चा? अधातु को। तो सोडियम को मान लो यार कि क्लोरीन मिला। सोडियम को कौन मिला? क्लोरीन। क्लोरीन किस वर्ग में है? 17वां वर्ग में। और जान लीजिए कि वर्ग, अब अर्थ सारणी में जो 18 वर्ग है ना, 17वां वर्ग जैसे जाए वैसी दिमाग में जाना चाहिए कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 16वां वर्ग जैसी दिमाग में जाए तो जानना चाहिए कि यार बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 17वां में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन यार? 7। अब इसको पेट भरने के लिए चाहिए कितना? 8। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, एक कम रहा है, और सोडियम के पास 11 है, एक ज्यादा है। तो जैसे यार ये सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो सोडियम देने वाला, क्लोरीन लेने वाला, यहां प्लस और माइनस दोनों यार विपरीत आवेश है, तो खचाक से सट जाएगा और बन जाएगा यार NaCl। और जो यार ऐसा बंध बनेगा वो होता है आयनिक बंध। और आयनिक बंध सबसे क्या है? मजबूत। मजबूत कहला कि प्लस और माइनस आपस में यार अट्रैक्शन करवा रहा है। तो आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध। इसमें पहला क्राइटेरिया क्या बोले कि एक धातु और एक अधातु। दूसरा चीज कि आयनिक बंध आपको यार प्रायः आपको आयनिक बंध ठोस अवस्था में मिलेगा। कहेगा आयनिक बंध आयनिक बंध के यौगिक किस अवस्था मिलेंगे? तो ठोस में, एक चीज। दूसरा, पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील आयनिक बंध वाला भैया पानी में क्या होगा? घुलनशील। दूसरा चीज। तीसरा चीज कि आयनिक बंध यार सबसे मजबूत बंध है। जो सबसे मजबूत है उसको तोड़ना भी तो उतना ही मुश्किल है, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो आयनिक बंध का क्या? गलनांक ज्यादा। गलनांक क्या भाई? तो ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या गया? सबसे ज्यादा किस बंध के यौगिक में गलनांक? आयनिक बंध। पानी में घुलनशील आयनिक बंध। आयनिक बंध किस अवस्था में बच्चा? तो ठोस अवस्था में। अब जा रहा है भेजा में तो जरूर कमेंट करना, आपके कमेंट से ही आपका अटेंडेंस क्लास में लगेगा। अब आयनिक बंध के बारे में आपको और क्या जानना है कि पानी में घुलनशील पर कार्बनिक द्रव्य, कार्बनिक द्रव्य, और कार्बनिक द्रव्य क्या? जिस द्रव्य में कार्बन हो, जैसे कि ईथर, जैसे कि यार पेट्रोल, जैसे कि यार बेंजीन। तो ईथर, पेट्रोल और बेंजीन में आयनिक बंध वाला जो यौगिक रहेगा वो क्या होगा भाई? घुलनशील। घुल जाएगा, घुलनशील। तो ईथर, पेट्रोल और बेंजीन में घुलनशील, लेकिन पानी में अघुलनशील। ईथर, बेंजीन और पेट्रोल में अघुलनशील और पानी में घुलनशील। तो क्या क्या जाने आयनिक बंध में? एक धातु एक अधातु, एक प्लस एक माइनस, और प्लस माइनस से है बनेगा यार क्या? विद्युत रसायन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्लस और माइनस आपको किस रसायन का संकेत दे रहा है? विद्युत रसायन। इसलिए इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक बंध। विद्युत रासायनिक बंध। रासायनिक बंध तो है लेकिन प्लस माइनस होके क्या हो गया? विद्युत रासायनिक बंध। और बच्चों यार आयनिक बंध के बारे में आपको क्या जानना है? जानना है कि ठोस अवस्था में तो रहता है, लेकिन यार ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालन, विद्युत का कुचालक, और जब पानी प्लस कर देंगे और पानी मिला देंगे इसमें,
तो हो जाएगा यार विद्युत का सुचालक। देखो आ गया प्रश्न, क्या देगा आपसे कि नमक विद्युत का सुचालक या कुचालक। प्रश्न आ जाए कि नमक विद्युत का सुचालक कि कुचालक, बचवा तुरंत कहेगा आप कि कुचालक, है ना जी, क्या कहेगा, कुचालक। लेकिन बच्चों इस नमक में जब पानी मिला देंगे तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक। मुझे पूरा विश्वास है कि सीरियसली लेके आप नोट्स बना रहे होंगे। जितना सीरियस आप रहिएगा उतना ही सीरियस त्रिशूल संस्थान रहेगा। निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो जो सिर्फ तत्व का बात करे, तत्व का बात करे तो फट से आपको करना है हाइड्रोजन। निष्क्रिय गैस का जब बात करें तब हीलियम, लेकिन बच्चा के दिमाग में पहले ही हीलियम आ जाता है। सबसे हल्का धातु का बात करें, सबसे हल्का धातु का बात करें, सबसे हल्का यार धातु का बात हो तो आपका क्या भाई, लिथियम। और सबसे मुलायम धातु का बात हो तो क्या होना चाहिए, सोडियम। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लेटिनम, हीरा, ऑस्मियम, चांदी। अब जो जो हीरा सोचा है वो कान पकड़ लो, क्योंकि धातु है, हीरा धातु नहीं है, हीरा धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन भाई, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या भाई, हीरा। और हीरा क्या है, अधातु, क्योंकि हीरा किसका बना है, कार्बन। और कार्बन तो बताया ना, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और सेलेनियम ठोस अधातु हैं। और सबसे भारी धातु, भारी धातु कौन, ऑस्मियम। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो जान लीजिए। परमाणु भट्टी में यूरेनियम 92-235, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। लेकिन यूरेनियम का जब वास्तविक स्वरूप पूछे, समस्थानिक नहीं, भाई यूरेनियम ओरिजिनल वाला यूरेनियम कौन है, तो ओरिजिनल वाला यूरेनियम 238 है, 92-238। जब ओरिजिनल वाला यूरेनियम का बात करें तो क्या, 92-238। लेकिन परमाणु भट्टी में जो होने वाला यूरेनियम 235। बच्चों जो सर जरूरी के साथ पढ़िए और कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट, और जो टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट क्लास में, जो नहीं समझ में किसी से आता है वैसा हम क्वेश्चन इसमें डाल के लाएंगे और पूरा का पूरा आपको समझा के जाएंगे। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास 2 न्यूट्रॉन होता है, बच्चों पहला चीज जानो कि समस्थानिक क्या हुआ। समस्थानिक हुआ, अब समझो यहां से कि समस्थानिक हुआ क्या। देखिए आपका यार आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले साहब ने बनाया, वो यार परमाणु संख्या पर बनाया, परमाणु संख्या पर सजाया। मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया वो किस आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर। अब देखो यार आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है, तो फट से आप कहिएगा हाइड्रोजन है भाई, है हाइड्रोजन है। अब देखो यार परमाणु नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, ऊपर क्या है, परमाणु भार। अब मान लीजिए कि बाद में जाकर आपको यार ऐसा मिल गया H11, H12, H13, तो हम क्या देख रहे हैं कि परमाणु संख्या तो तीनों में बराबर, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक है, लेकिन भार डिफरेंट हो रहा है, भार डिफरेंट हो रहा है। तो अगर आवर्त सारणी में इसको स्थान देना होगा तो हम यार हाइड्रोजन के ही स्थान पर रखेंगे, और हाइड्रोजन के स्थान पर तीनों को रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, समस्थानिक। वही स्थान ग्रहण कर रहा है जो हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। और इतना से आप क्या समझें कि यार समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या आपको यार समान, और परमाणु भार, परमाणु भार आपको यार भिन्न,
या न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न, या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। तो समझना है बच्चों। अब बात है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक वो ज्यादा इसलिए पूछता है कि सभी समस्थानिक में देखो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका है? पोलोनियम का। लेकिन सभी समस्थानिक में अपना यार नाम मिला है हाइड्रोजन के समस्थानिक का। तो देखो यार हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक ये है जिसे हम कहते हैं यार प्रोटियम। नोट करते जाएंगे, प्रोटियम। ये क्या है? सबसे हल्का है, हल्का है। और इसमें प्रोटॉन कितने? तो एक हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? एक हैं। पर न्यूट्रॉन नील बटा सन्नाटा है। तो हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम, और सबसे ज्यादा भी, सबसे ज्यादा भी कहेगा हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक सबसे ज्यादा है? तो फट से करना प्रोटियम। और तीसरा चीज प्रोटियम के बारे में जानो कि प्रोटियम ऑक्साइड, प्रोटियम ऑक्साइड, प्रोटियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, प्रोटियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं यार साधारण जल, साधारण जल। तो क्या जाने हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन कितने? एक। इलेक्ट्रॉन कितने? एक। और न्यूट्रॉन नील बटे सन्नाटा। तो क्वेश्चन बन गया कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं? तो बच्चा फिर से कहेगा, हकड़ के कहेगा कि प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन? प्रोटियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक ब्रह्मांड में है? तो प्रोटियम। और प्रोटियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अरे बच्चा, तो प्रोटियम ऑक्साइड को कहते हैं यार साधारण जल। हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है बच्चा, दूसरा समस्थानिक है यार ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है वो है ड्यूटेरियम। और इसका कहानी ऐसा है कि यार प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, और न्यूट्रॉन भी क्या? एक ही। क्योंकि यार देखो नीचे है परमाणु संख्या, ऊपर है परमाणु भार। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भैया ये न्यूट्रॉन को एक और प्रोटॉन को जोड़ दोगे तो यार यहां नीचे एक हुआ, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जुड़ के क्या हो गया? दो, हैं जी। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही तो यार D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं क्या? भारी जल, भारी जल। अब देखो भाई भारी जल है, ड्यूटेरियम है, D है, तो भारी जल का भार कितना है? 2 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 16। तो भारी जल का मोलर द्रव्यमान कितना भैया? तो 20 ग्राम, 20 ग्राम। और हाइड्रोजन का बच्चों तीसरा समस्थानिक, तीसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का आपको यार ट्राइटियम। तीसरा समस्थानिक कौन सा है? तो ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसकी कहानी ऐसे है, अब बचपन सब समझ रहा होगा कि इसमें यार प्रोटॉन कितना? तो एक ही। इलेक्ट्रॉन कितना? तो एक ही। लेकिन बउआ मेरे, लुल्लू मेरे, न्यूट्रॉन इसमें कितना ट्राइटियम में? तो न्यूट्रॉन आपका यार 2 है ना जी। तभी तो यार परमाणु भार 2 और 1 कितना? 3। और परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना? 1। तो प्यारे बच्चों ये सभी चीजों को अच्छा से नोट सुनाइए, बहुत ही काम देगा यार, लगो सही से। निम्न में से कौन सा गैस बॉयल लॉक के लिए सही विकल्प है? अरे बाप, देखो नया आ गया, घुमा फिरा के नया लाते जाएंगे, पुराना रिवाइज करते जाएंगे। और तुम लोग केवल मन से शेयर करते जाओ। देखो यार बिल्कुल सबसे सटीक और सबसे परफेक्ट सिलेबस आपको यार त्रिशूल संस्थान ही कंप्लीट करवाएगा, ये आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। देखो बॉयल्स लॉ के लिए सही विकल्प क्या है? आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन दाब का समानुपाती होता है, आयतन तापमान का समानुपाती होता है, आयतन मोलों की संख्या का समानुपाती होता है। भैया
अब यार कैसे समझेंगे? बॉयल्स लॉ समझ ही लेते हैं अच्छे तरीके से। समझिए, देखो बच्चों, मान लो यार कि तुम्हारे पास बॉयल्स लॉ का जो संबंध है, चाहे जो गैस लॉ है, जो आपका यार गैस आपका जो लॉ है वो यार डिपेंड करता है पहला चीज तो यार आयतन पर। आयतन को क्या कहेंगे भैया? भी, वॉल्यूम। दूसरा चीज डिपेंड करता है तापमान पर। तापमान पर तो तापमान क्या भैया? तो टेम्परेचर T। तीसरा चीज पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब क्या? मोल पर, कितना मोल है भैया? तीसरा। और चौथा चीज आपको क्या है? तो यार दाब। दाब मतलब क्या? मोल को हम करेंगे यार N से इंगित करेंगे, और दाब को क्या भाई? तो प्रेशर भैया। तो बच्चों, अब बॉयल्स लॉ के बारे में आपको समझना है। एकदम शांति से मन करो, एकदम समझ जाएगा चटकी से, देखो मक्खन की तरह, कुछ लफड़ा ही नहीं है। देखिए कि आपके पास एक बर्तन रहता है छोटा सा, है ना, और इसमें इतना 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मजाक कर रहा हूं। आप इसमें यार 12 मोल गैस एक डब्बा में रखे हुए हैं, है ना जी? समझ रहे हो बात? ये डब्बा का यार कुछ अपना आयतन है, तो इसको यार V1 कर दीजिए, आयतन है V1। और भैया इसमें यार कुछ दाब भी तो होगा, प्रेशर भी तो होगा, तो यार प्रेशर क्या कर देंगे? P1। अब क्या करें कि डब्बा हम कर दें यार बड़का गो, इतना बड़ा डब्बा हम कर दें, इतना बड़ा, और इस गैस को कहें कि चल अब बड़ा बड़ा डब्बा में चल। तो बड़ा बड़ा डब्बा में है यार, तो यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाई डब्बा बड़ा वाला में आएगा तो गैसवा तो इतना ही ना है। अब खुद सोचो कि दाब यहां ज्यादा था कि यहां ज्यादा है? प्रेशर यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? पक्का तुम सही पकड़ा, प्रेशर तो यार पहले ही ज्यादा था, है ना जी? प्रेशर पहले ज्यादा था, और बड़ा डब्बा में रखें तो दाब आपका क्या हो गया? कम गया। लेकिन बड़ा डब्बा में जब आप रखें तो क्या बढ़ गया? आयतन। क्या बढ़ गया? आयतन। और क्या चीज इसमें नियत है? क्या चीज इसमें नियत है? तो नियत है यार पहला यार मोल की संख्या नियत है, और दूसरा नियत क्या है भाई? तो तापमान। तो मोल की संख्या नियत है, तापमान नियत है। तो बॉयल साहब ने देखा कि सेम मात्रा के गैस को अगर हम बड़ा में रखते हैं तो आयतन बढ़ता है, तो दाब क्या होता है? घटता है। तो इसी पर यार उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चाहे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो 1/V। ये क्या कहता है कि P व्युत्क्रमानुपाती है आयतन का। तो है ना जी? मतलब क्या कि P जब बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो आयतन कमेगा। जब यार इसमें से यार ये आपको चीज को खत्म कीजिएगा और इक्वल टू लाइएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा यार K/V। P इक्वल टू हो जाएगा K/V, और आपको क्या मिला? K बराबर आपको मिल गया यार PV। तो K बराबर PV कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। याद रखेंगे। क्या जाने बॉयल्स लॉ में कि जब दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब जैसे यार कि दाब यार दुगना हो जाएगा, इस तरह का नर्सिंग में पूछा था कि दाब दुगना हो जाएगा, है ना, तो आयतन क्या हो जाएगा भाई? तो आयतन यार 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दाब 4 गुना हो जाए तो बचवा कहेगा कि आयतन 1/4 होगा गुरुजी, और क्या। तो बच्चों चाहते हैं कि मैं आपके लिए एकदम रियल मन लगा के काम करूं, क्योंकि बहुत ही व्यस्त रूटीन से आपके लिए यार समय
निकालता हूं तो बिल्कुल यार मन से काम करूं। तो आप लोग भी यार चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट पक्का करेंगे और मन से पढ़ेंगे। प्रतिदिन 6 बजे मेरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और बायोलॉजी वाला जो क्लास है वो शाम को यार 9 बजे आपको मिल जाएगा। आज आपको बायोलॉजी वाला क्लास नहीं मिलेगा। और जो जो बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं वो शाम का यार आप लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। वहां सॉल्व होगा आपको यार जीके और हल्का फुल्का जीएस, और वहां सॉल्व होगा आपको यार मैथ। तो जुड़िए त्रिशूल के साथ, आप अपने मकसद में पक्का कामयाब होंगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।